पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रिया बोलो या इक्विलिब्रियम बोलो, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है वो सिंगुलर है, इक्विलिब्रियम मतलब प्लूरल। तो सबसे पहले हम समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या समझेंगे इक्विलिब्रियम क्या है। तो देखो, इक्विलिब्रियम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं कोई कंटेनर ले रहा हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैंने वाटर को फिल कर रखा है। ठीक है, कंटेनर ए है जिसमें मैंने वाटर फिल किया। ठीक है, अभी मैं दूसरा कंटेनर जो है वो मैं खाली ले रहा हूँ, उसमें वाटर नहीं है। जब मैं इसका कनेक्शन किसी पाइप से कर दूंगा तो बताओ कंटेनर बी में पानी कब तक जाएगा? जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक वो दोनों इक्वल पोजीशन पे ना आ जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ए में जितना वाटर रहेगा बी में भी उतना ही रहेगा। तो ए में एक कंटेनर में जितना पानी है उतना पानी बी कंटेनर में जाए, ये हो गया इक्विलिब्रियम का मतलब। लेकिन हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम। अब जिनको आयन्स में नहीं मालूम वो याद रखो कि कोई भी मेटल्स जो होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जो मेटल होता है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल होता है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर हम प्लस चार्ज दिखाते हैं, जैसे Mg2+, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है तो 2+। तो ये हमने आयन्स दिखाया। अब हम इसको बोलेंगे आयन्स। मैग्नीशियम एटम की आयन्स है। क्लोरीन को लेने की क्षमता होती है, वो लेता है, गेन करता है, तो Cl-। तब आयन्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयन्स के बीच का इक्विलिब्रियम। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3, बहुत फेमस एग्जांपल, और बहुत ज़्यादा इस लेसन में ये एग्जांपल लेने वाले हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड, और इसका आयुर्वेदिक नेम है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब टूटता है तो ये देता है व्हाट? CH3COO- प्लस H+। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ये इस सिंबल को, ये जो हम डबल एरो दिखा रहे हैं, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डबल एरो का मतलब ये है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जिसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब इस डायरेक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और वापस जो आएगा रिवर्स रिएक्शन। सो ऐसा पोजीशन जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों क्या हो? सेम हो, इक्वल पोजीशन, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो इसलिए हम इसको डबल एरो से दिखाएंगे। डबल एरो क्या इंडिकेट करता है? ये इक्विलिब्रियम है, रिवर्सिबल है। मतलब इस CH3COH से CH3CO- और H+ टूटेगा, फिर इससे ये रिवर्स आ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? द इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये आयंस में टूट गए। आयंस मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कटायन या अनायन। तो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम हो रहा है दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयोनिक। अब याद करें, अब यहाँ से सुनो ध्यान से, कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं फैराडे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, फिर से मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े, बार बार जब मैं बोलता हूँ बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट। आपको क्या लगता है यार सब तो बड़े साइंटिस्ट? क्यों मैं बार बार बहुत बड़े बोलता हूँ? क्योंकि आप सिर्फ आइंस्टीन को बड़े साइंटिस्ट मानते हैं, है कि नहीं? न्यूटन को बड़े साइंटिस्ट मानते हैं। आपको मालूम है, होना चाहिए कि फैराडे जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना तो फैराडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़े साइंटिस्ट। कौन? फैराडे ने बताया, एक टर्म दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। फैराडे ने क्या दिया? एक टर्म दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। आइए वो समझते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या। अभी मतलब जो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस नहीं देते हैं। जितने भी अभी तक मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस नहीं देते हैं, मतलब वो चार्ज नहीं देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में मतलब जब उसको हम पानी में डाल देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में हम डाल दें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या नहीं देते हैं? आयंस नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नमक के सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब पानी डालना मतलब सॉल्ट में डाल दो, दैट इज सॉल्ट सॉल्यूशन। पानी में अगर हम सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मैं नमक की बात करूं जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में डालने के बाद ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा Na++ Cl-।
Na प्लस प्लस Cl माइनस। मैंने यहाँ पे सिंगल एरो दिखाया, डबल एरो नहीं दिखाया। वेट करो, थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे मैंने सिंगल एरो क्यों दिखाया, ठीक है, बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो बस। NaCl Na प्लस Cl माइनस, मतलब ये जो हमारा नमक है वो पानी में डालने के बाद चार्ज में टूट गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी दूसरे अगर हम बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो शुगर का सॉल्यूशन ले लो। शुगर का सॉल्यूशन, जब शुगर के सॉल्यूशन को हमने पानी में डाला, मतलब शुगर को हमने पानी में डाला, तो हम क्या देखते हैं कि ये इट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल ही रहता है, ना कि आयंस टूटता है। सबसे अच्छा एग्जांपल, दिस इज द मॉलिक्यूल्स। मन अभी तक आयंस नहीं टूटा, यहाँ पे आयंस में टूट चुका। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये आयंस में टूट चुका। ये मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल रहा, मतलब पानी में जाने के बाद भी ये आयंस में नहीं टूटा, ठीक है। तो फैराडे ने इनको एक टर्म दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो एसिड्स भी होते हैं, बेसिस भी होते हैं और सॉल्ट्स भी होते हैं। तो इस लेसन में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वही रहेगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि जो शुगर सॉल्यूशन है वो मॉलिक्यूल, मतलब वो आयंस में नहीं टूटा। तो जो नहीं टूटते हैं हम उनको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो आयंस में टूट जाते हैं हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल है जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में टूट जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। आयंस में डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली के करीब करीब, मतलब 100% हम नहीं बोल सकते, लेकिन बोलते ही 100% टूट जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंसी नहीं देता, याद रखना। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जो 100% एफिशिएंसी दे सके, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहता है। 99.9 हो जाएगा लेकिन 100 नहीं होगा। आउटपुट कभी भी 100% नहीं मिल सकता, कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन हम मानते हैं 100%, हम बोलते हैं 100%, लेकिन 100% इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस, which dissociate into ions in aqueous solution are known as electrolytes, are known as electrolytes। और जो नहीं टूटेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस लेसन में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स, ना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या पढ़ा? आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में। जब वो आयंस में टूटेगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, जब इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं तो इस लेसन में पढ़ना ही नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रोलाइट्स याद हो गया? What are the electrolytes? The substance or molecules which dissociate into their ions in aqueous solution are known as electrolytes, and the substance or molecule which do not dissociate in their aqueous solution are known as non-electrolyte। Clear है? अब electrolytes को दो कैटेगरी में बांटा गया, strong electrolyte और weak electrolyte। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी, strong electrolyte और weak electrolyte। आइए समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो ब्लू इंक जो है मैंने लिया नहीं है, मतलब ब्लू मार्कर नहीं है, ब्लैक है, लेकिन जादू होता है कि नहीं? मतलब वो कलर देखो धीरे धीरे चेंज होगा, ये मैजिक है, ठीक है, इसको मान लो, है कि नहीं? देखो हो रहा है ना चेंज, होता रहेगा चेंज। खैर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह टूट जाएं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, जिसके मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl में ले रहा हूं, HCl पूरी तरह टूट गया, H प्लस प्लस Cl माइनस में पूरी तरह टूट गया। मान लो HCl के एक मॉलिक्यूल यहां पे थे, ठीक है, एक मोल था ना, एक मोल था ना, 1 मोल। मोल इज व्हाट? जहां पे वैलेंसी रहती है 1 1 1, ठीक है। तो ये जो 1 मोल था HCl, ये 1 मोल HCl पूरा 1 मोल आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट, पूरी तरह डिसोसिएट हो गया। तो ये क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स, उसके मोल्स पूरे डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक में पार्शियली होगा या फिर अप टू द स्मॉलर एक्सटेंट, मतलब कुछ तक, कुछ मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, कुछ डिसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज, एक
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 100%, मैं फिर से बोल रहा हूँ एफिशिएंसी 100% नहीं होती, लेकिन अपन बोलेंगे 100% अगर डिसोसिएट हो जाए तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 30%, 40%, 5%, 10% वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैक्स टू मैक्स 5 to 10% ही टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, 50 तो छोड़ दो, मैक्स टू मैक्स 5 to 10% ही टूटता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वो पूरी तरह टूट जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं पाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो इक्विलिब्रियम कहाँ दिखेगा ही नहीं ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, रिएक्टेंट, फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट लिया मैंने, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहां से लॉस हो रहा है और यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है और यहां इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा वक्त आएगा जैसे मान लो यहां पे 10 है, 10 मोल ले रहा हूं, 10 मोल रिएक्टेंट है, 10 मोल्स रिएक्टेंट है, 10 मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनना चालू होगा तो एक टाइम आएगा कि ये भी 5 मोल और ये भी 5 मोल, वही पोजीशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वो ये 10 था, ये 0 हो गया, और वो ये 10 था अब 0 हो गया, प्रोडक्ट बन गया 10, तो क्या निकाल सकते क्या उसका इक्विलिब्रियम, नहीं निकाल सकते। सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएशन हो जाता है। जब पूरी तरह डिसोसिएशन हो जाएगा तो हम उसका व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, सही, अगर पूरी तरह वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा तो आयन, मतलब कहने का मतलब इक्विलिब्रियम हम नहीं निकाल पाएंगे, बराबर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हमको नहीं पढ़ना है, मतलब पूरे लेसन में हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टेबलाइज करेगा इक्विलिब्रियम, और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे सिंगल एरो लिखा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी मैंने सिंगल एरो लिखा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आ सकता, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ना रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होगा, वीक में होगा, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे समझते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन अभी देख चुके हैं, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है या ऑलमोस्ट कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली या तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो कंप्लीटली पार्शियली डिसोसिएट हो या टू द स्मॉलर एक्सटेंट, मतलब कुछ दूरी तक जाके 5 to 10% डिसोसिएट होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल ही मैं रेज कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड सॉल्ट्स। Strong acids, strong bases and salts. Strong acids, HCl, H2SO4, HNO3, HClO3 और ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, कोई भी फर्स्ट ग्रुप जिनको नहीं याद है वापस बोल देता हूँ, होली, नाखिल, रवीना, सजना, फरार, इनमें से कोई भी, या बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइड लगा दो, वो बेस बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे। जैसे ज्यादातर जो हमारा फेमस एग्जांपल है NaOH, COH2, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, ठीक है। और MgOH2 का नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। MgOH2 का यूज हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग करते हैं एंटी एसिड में, एज एंटी एसिड, जिसको एसिडिटी हो जाती है वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं MgOH2। अगर आप एंटी एसिड में वहाँ पे रीड करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। खैर, इसके अलावा सॉल्ट्स में NaCl, KCl, NH4Cl। देखो NH4 वीक होता है लेकिन Cl स्ट्रॉन्ग है। कोई भी एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Cl जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए NH4Cl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। यहीं पे अगर मैं वीक बेस की बात करूंगा तो NH4OH वीक बेस हो जाएगा क्योंकि NH4 वीक है, ठीक है। जबकि NH4Cl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो गया। समझ में आया? तो NaCl, KCl, NH4Cl और बहुत सारे एग्जाम्पल। खैर, ये बात हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
मैंने बोला ये कंप्लीटली टूट जाते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए, जिनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मालूम है, हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम में हो चुका है, नहीं मालूम है, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं वहां पे लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डैड मत पढ़ लेना गलती से, लेकिन ये डॉट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फा से, इसे अल्फा, ठीक है। तो देखते हैं अल्फा क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा, कितने मोल्स टूटे हैं, कितने मोल्स टूटे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स, कितने मोल्स टूटे हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स टूटे हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल, इस छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम में 60 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, आप क्या बोलेंगे 60%, मतलब 60 आपको परसेंटेज निकालो, क्या करेंगे 60 डिवाइड बाय 100 आएगा 0.6, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू विल गेट 60%। मतलब 100 मार्क का पेपर था, उसमें 60 मार्क्स मिले। बिल्कुल वही यहाँ पे मान लो जो हमारा HCl है, जो हमारा HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर कैसे मालूम चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस? याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, याद हो जाएगा, पढ़ाता रहूंगा, याद होता जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा अपने आप। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या खुद पहचान लोगे, अभी तकलीफ में मत आओ, अरे सर पहचान ही नहीं पा रही, मैं भी पहचान रहा हूँ, आप भी पहचान लोगे, है कि नहीं। HCl, जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता, पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता। मैंने अभी क्या बोला 100% या ऑलमोस्ट 100%। तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि कितना नंबर ऑफ मोल्स। फिर से एग्जांपल, किसी बंदे को 60 मार्क्स मिला है 100 में, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.6, 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60%। ठीक उसी तरह HCl की कितने मॉलिक्यूल टूटे, तो हमने क्या बोला पूरी तरह टूट जाता, बराबर। तो मान लो 1 मोल था, 1 मोल टोटल 1 ही मोल था, 1 मोल में 1 टूट गया, क्या आया 1, क्या आया 1 आया। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 100%। अल्फा क्या आया 1, और परसेंट की बात करेंगे तो अल्फा क्या देगा 100। परसेंटेज निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू को क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू 100 यू विल गेट परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इफ यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू 100 यू विल गेट परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? तो हम ये बात बोलेंगे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी, is 100%, almost 100%, है कि नहीं? क्लियर हुआ ये? And what about weak electrolytes? The degree of dissociation of weak electrolytes will be less than unity. 0? पागल हो रहा? less than 1, unity. क्लियर हुआ ये चीज? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन 1, और जिसका लेस देन 1 होगा उसका हम इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर सकते हैं, और वही हमको पढ़ना है, मतलब हमको पढ़ना है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ले लिए, चलो वीक के भी एग्जांपल ले लेता हूँ। वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड। देखो लिखना कुछ भी मत, नोट्स मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। वीक एसिड्स, HCOH फॉर्मिक एसिड इज आल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड, CH3COH इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। खैर ठीक है, C6H5COH भी होता है। वीक बेसिस नहीं बताया था, NH4OH, CH3NHCH3। इसके अलावा C2H5 3 times N,
ये सब अमाइंस में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। नहीं भी पढ़े हो जाने दो, इग्नोर करो, ठीक है ना। बस अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा वीक बेस, वीक एसिड, वीक सॉल्ट्स। सॉल्ट की बात करें तो वीक सॉल्ट NH4Cl, एक और ले लो NH4 2CO3, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम साइनाइड। These are the example of weak salts। खैर, ये हो गए हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और हमने देख लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, फटाफट इसको पोंछ लेता हूँ, थैंक यू। लिखना रहेगा, स्क्रीनशॉट मारते रहना बीच में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्क्रीनशॉट का पैसा नहीं लूंगा। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जब एसिड्स की डेफिनेशन अभी जो मॉडर्न एज में है, अभी हम लोग देखो 3 थ्योरीज हमको पढ़नी है। सलांटे आर्हेनियस, जिन्होंने 1884 में दिया था थ्योरी, फिर 1923 में दिया था ब्रॉस्टर एंड लोरी ने, बाद में फिर लुइस, अभी मॉडर्न में लुइस चल रहा है। उससे भी पहले एसिड्स को लोग क्या समझते थे, सबसे पहले वो समझेंगे कि एसिड्स और बेस की डेफिनेशन पहले क्या थी, ठीक है, और अब क्या है। मैं लिख रहा हूं एसिड्स, 5 पॉइंट याद रखो, मतलब 5 चीजें पहले लोग समझते थे एसिड्स के बारे में। पहला पॉइंट, एसिड्स जो होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड फॉर्म में जब होंगे, एक्वस फॉर्म में होंगे, तो उसका टेस्ट जो होता है वो होता है सार। मतलब पहला टेस्ट जो होता है उसका सार इज खट्टा, नॉट सोर, सार, ठीक है। तो सार टेस्ट कैसा होता है, सार। दूसरी बात, जो एसिड्स होता है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तीसरी पॉइंट उन्होंने बोला, तीसरा पॉइंट साइंटिस्टों को लगता था उस टाइम कि यही सारी खूबियां हैं, ये 5 पॉइंट मैं बता रहा हूं, उनको ही एसिड्स बोलते हैं। तीसरा ये कि जो एसिड्स हैं वो जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एसिड जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। जो भी बात हो रही एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही, एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक बात, पहली बात क्या, टेस्ट जो होता वो सार होता, ब्लू लिटमस को रेड कर देता, एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, और चौथी बात कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा आप लोग जानते हो जी नहीं, ये बात 7th आर्हेनियस ने बताया। उससे पहले की बात करो जब किसी ने कुछ भी नहीं बताया था तब। सही बोला आपने, न्यूट्रलाइजेस द बेसिस, मतलब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब एसिड के साथ होकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। ये बात एसिड्स के बारे में, ये बस 5 चीजें थी। और बेसिस के बारे में टेस्ट जो होता वो होता बिटर, कड़वा। हाँ, जैसे इसमें से आप लोग कुछ कड़वे हो, बहुत कड़वी बातें करते हो सर के बारे में, पीछे में, सामने तो हिम्मत नहीं है कि नहीं, पीछे में कड़वी बातें करते हो ना भाई। रेड लिटमस को ब्लू, एंड जो बेसिस जो होते हैं, बेसिस वो भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और बेसिस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को। और तीसरी बात, सोपी टच, उनको टच करेंगे तो सोपी फील होता, सोप के जैसा। बस ये बातें हमको मालूमात थी एसिड्स और बेसिस, बट दैट इज नॉट एनफ
to know about the acids and bases. इतना काफी नहीं है एसिड्स और बेसिस के बारे में बोलने के लिए। तब एक एक करके साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो सबसे पहले आए हमारे सेवेंटे आरहेनियस इन 1884, जिसको आरहेनियस थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। आरहेनियस थ्योरी, साइंटिस्ट का पूरा नाम था सेवेंटे आरहेनियस। उन्होंने 1884 में थ्योरी दी थी, जिसको हम आरहेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस दे। क्या दे? H प्लस। क्या दे? H प्लस। एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे बच्चा? H प्लस। वेरी गुड, H प्लस। और बेसिस वो सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे? OH माइनस। वेरी गुड, OH माइनस। हाँ, है कि नहीं? OH माइनस है, सो सिंपल। आरहेनियस ने ये बोला था, जो हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th। अभी देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे HCl है ना भाई, जो HCl है ना, HCl देख लीजिए आप, ये टूटेगा H प्लस। सही बात है भाई, जो एसिड होती है ना वो ब्रेक डाउन होने के बाद देखो H प्लस देगा, बराबर है, सही है। अभी बेस का ले लेते हैं प्यारा सा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरा फेवरेट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरा फेवरेट इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये फेवरेट होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, मेरा है फेवरेट, है कि नहीं? है कि नहीं? तुम तुम्हारे घर जाओ, नहीं है तो OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, ठीक है। तो हाँ भाई OH माइनस दे रहा, अरे वाह, आरहेनियस से तो सही बताया कि H प्लस दे रहा और OH माइनस दे रहा, H प्लस दे रहा और OH माइनस दे रहा। आरहेनियस की थ्योरी बोलती है। लेकिन बाद में और भी एसिड्स पता चले जो H प्लस नहीं दे रहे थे लेकिन वो एसिड्स थे, जो OH माइनस नहीं दे रहे थे लेकिन वो बेस थे। OH माइनस नहीं दे रहे थे लेकिन वो बेस थे, H प्लस नहीं दे रहे थे लेकिन वो एसिड थे। आइए देखते हैं कौन थे वो। देखिए मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि जगह कम है। जैसे अमोनिया एंड मेटालिक ऑक्साइड, अमोनिया और मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड एग्जांपल CaO, MgO etc. They are basic in nature. They are basic in nature. बेसिक है, लेकिन क्या ये OH माइनस दे सकते हैं? आप देखिए इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, OH माइनस कैसे देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए इनकी थ्योरी में लिमिटेशन होने लगा। आरहेनियस की थ्योरी की लिमिटेशन है कि आरहेनियस ने सबसे पहला लिमिटेशन, देखो दो लिमिटेशन था, मेन दो लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि उन्होंने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात की, सिर्फ एसिड की एक्वस सॉल्यूशन के लिए बात की, गैस के लिए बात नहीं की, सिर्फ इसके लिए बात की, गैस के लिए बात नहीं की। जबकि HCl गैस भी एसिड है। उन्होंने बोला कि HCl गैस जो है ना एसिड नहीं, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो H प्लस देगा, लेकिन गैस कैसे दे पाएगा फिर H प्लस? लेकिन HCl एसिड है ना भाई, अब गैस रहे या लिक्विड रहे, एसिड तो एसिड। तो उन्होंने सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में बोला, इसलिए पहला लिमिटेशन का ये था। और दूसरा ये था जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ कि अमोनिया और मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर, बट दे डू नॉट डिसोसिएट OH माइनस आयन, बट वो OH माइनस आयन नहीं देते। इसके अलावा आप ले लीजिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर, बट क्या ये H प्लस दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो यही इनका लिमिटेशन था, आरहेनियस की थ्योरी का ये लिमिटेशन था बहुत बड़ा। क्या था कि उन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन, देखो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, उस टाइम में इतना डेवलप नहीं था। उनकी स्टडी इन्होंने जितनी की उन्होंने बताया, तो हम किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं बोलेंगे कि वो बता नहीं पाए, पागल थे, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने नॉलेज से वो बताया, एलेबोरेट किया, जितना डिस्कवरी हुई तो उन्होंने बताया, है कि नहीं? आप कभी भी किसी की भी बेइज्जती करने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि तुम कितने पानी में हो, है कि नहीं? हमेशा ये याद रखना।
खैर, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया आर्हेनियस की थ्योरी फेल तो नहीं बोलेंगे, लिमिटेशंस थे उनकी थ्योरी में, लेकिन आज भी यूज होता है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? डेफिनेशन बचपन से ही पढ़ते हैं हम। एसिड जो H+ दे दे, एसिड जो H+ दे दे, बेसिस जो H- दे दे, बेसिस जो OH- दे दे। भले आज हम ज्यादातर यूज करते हैं लोआइस एसिड, ठीक है। तो ये बात थी आर्हेनियस की एसिड की और आर्हेनियस के बेस की। अब हम बात करेंगे 1923 में दो साइंटिस्ट हैं, ब्राउनस्टेड एंड लोरी, इसलिए नाम ही है ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी। इरेज करता हूं उसको भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें जिनको लेना है। वैसे जरूरत नहीं है, कुछ खास लिखा नहीं हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स दे सकूं PDF फॉर्म में। कोशिश रहेगी, वादा नहीं करूंगा, वरना कमेंट करने लगते हो सर नोट्स ही नहीं देते हो, आप तो सिर्फ झूठ बोलते हो। भाई शेड्यूल इतना बिजी है कि नोट्स कैसे आपको मैं दे सकूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। लेक्चर्स कंटिन्यूस रहते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, व्हेन आई गेट टाइम देन आई विल सेंड यू। खैर, ब्राउनस्टेड लोरी थे, ब्राउनस्टेड लोरी बोलो, लॉरी बोलो, जो बोलना है बोल लो, प्रोनाउंसिएशन का कोई मसला नहीं है। एग्जाम में वो आपको ओरल नहीं पूछते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो 1923 में डेट एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पक्का नहीं याद है मुझे। ब्राउनस्टेड लोरी थे। तो जो साइंटिस्ट थे हमारे ब्राउनस्टेड लोरी, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अलग डेफिनेशन क्या बोला, ध्यान से सुनो क्या बोला। उन्होंने बोला जो प्रोटॉन डोनेट कर देंगे वो एसिड्स होंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो बेसिस होंगे। तो प्रोटॉन डोनर एसिड्स एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिस। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है प्रोटॉन। देखो H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अरे गधों, देखो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एक प्रोटॉन, है कि नहीं? तो यार क्या एक प्रोटॉन ही तो है उसके अंदर, तो एक प्रोटॉन है, तो इसीलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस बात पे। खैर, तो H+ को बोलो प्रोटॉन बोलो, H+ डोनर या H+ एक्सेप्टर या प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब अब इन्होंने क्या बोल दिया कि प्रोटॉन जो डोनेट करेंगे वो एसिड्स होंगे। हाँ, जैसे देख लेते हैं NH4Cl, NH3 plus HCl, NH3 plus HCl, या आप उल्टा लिख दो, जैसे लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो कि जो NH3 है, NH3 यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको रिएक्शन को इस तरीके से लिखता हूँ, NH3 plus HCl gives NH4Cl। यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट किया तभी तो NH4 बना। अरे ऐसे लिखो ना, NH4 plus Cl minus, लो और अच्छा है। ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया ना अमोनिया ने, जो एक्सेप्ट कर ले बेस, देखो ब्राउनस्टेड ने डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई जो अमोनिया वो हमारा बेस है। देख लो ना क्या हो रहा है, NH3 क्या कर रहा बेटा, बोलो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा, H+ को एक्सेप्ट कर रहा, इट एक्सेप्ट्स H+। जब ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ को तो इट इज बेस। और जो हमारा HCl है, ये देखो H को डोनेट कर रहा, देखो ना यहाँ क्या हो गया, H डोनेट हो गया, तो Cl बचा, तो डोनर हो गया। ये डोनर, कौन डोनर, प्रोटॉन डोनर या H+ डोनर, क्या बोलेंगे, एसिड्स। और हम जानते ही हैं HCl एसिड्स, इन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं बोली कि एक्वा सॉल्यूशन या वगैरह वगैरह, लेकिन ये बोला कि NH4 plus Cl minus, ठीक है। तो इस तरीके से NH3 plus HCl में क्या हुआ, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो ये बेस हो गया, इसने H+ डोनेट किया तो ये एसिड हो गया। ये क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया रहेगा आपको ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी, ठीक है। मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट करे, प्रोटॉन दैट इज H+, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोटॉन H+,
देखो प्रोटॉन को हम H प्लस क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्लस है एक प्रोटॉन है, इसलिए H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं। तो H प्लस डोनर बोलूं या प्रोटॉन डोनर बोलूं, बात एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर ये छोटी सी कंफ्यूजन है तो इसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब समझते हैं हम ब्रॉन्स्टेड-लेडी थ्योरी के कुछ और एग्जांपल्स को, कि किस तरह वो एसिड और बेस है, एसिड और बेस का किस तरह कनेक्शन है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो H, मैंने अभी बोला H प्लस जो डोनेट करते हैं, जो H प्लस डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं। H प्लस डोनर को हम लोग प्रोटोजेनिक भी बोलते हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक, ठीक है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं उसको हम लोग प्रोटोफिलिक भी बोलते हैं, प्रोटोफिलिक। फिल का मतलब होता है लविंग, प्रोटॉन लविंग, प्रोटोफिलिक दैट इज प्रोटॉन लविंग, प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक दैट इज प्रोटॉन लविंग, मतलब जो H प्लस हमारा एक्सेप्टर है दे आर प्रोटोफिलिक, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, लाइक HCl प्लस H2O क्या देगा बच्चों, इट विल फॉर्म H3O प्लस एंड Cl माइनस। यहां ध्यान दीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है यहां क्या हो रहा है, लूज कर रहा है, हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है ना, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो गया H प्लस डोनर, तो किसने किया, HCl ने किया, तो HCl क्या हो जाएगा, एसिड। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे एग्जांपल देखा है, एग्जांपल्स ले रहा हूं, कुछ 2-3 एग्जांपल्स और लूंगा, इसके पीछे बेटा वजह है, अभी देखिए आपको समझ में आएगा। और यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में ये H2O हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो यहां पे तभी तो H2 से H3 हो गया, तो ये बेटा क्या है, ये है H प्लस एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर है तो इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो H2O यहां पे किस तरह एक्ट कर रहा, बेस के जैसे, बेस के जैसे। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, NH3 प्लस H2O gives NH4 plus OH minus. In this case, this ammonia will what, gaining the proton, accept कर रही है प्रोटॉन को, H3 से H4 हो गया, so they are proton acceptor, H plus acceptor, and H plus acceptor is base, H plus acceptor is base, H plus donor is acid, yes, H plus acceptor, so this ammonia is base। हाँ, और यहां H2O को देखिए, ये H2O जो है बेटा, ये एक हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तभी तो एक हाइड्रोजन गायब हो गया, यहां से H2O में से एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, H प्लस डोनर, H2O एक्ट एज H प्लस डोनर, ओके। तो H प्लस को जब डोनेट कर रहा है तो H2O एक्ट एज एसिड, H2O एक्ट एज एसिड। क्या देख रहे हो आप, देखो जरा, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, ब्रॉन्स्टेड एंड लोई, यही वाटर है जो यहां पे बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, और ये वाटर यहां पे एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो है ना, ये बात किसने बताई भाई, ये बात ब्रॉन्स्टेड ने। और हाँ, ये ऐसा है, ऐसा ही है रियली में, ये नहीं कि उन्होंने गलत बताया कि H2 एसिड बिहेव, डिपेंड करता है रिएक्शन पे, एसिड के जैसा बिहेव करना और बेस के जैसा बिहेव करने पे। तो जो एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव करते हैं उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक। खैर, मैं एम्फोटेरिक पे भी थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि जो H प्लस डोनेट करेंगे दे आर एसिड्स, जो H प्लस एक्सेप्ट करेंगे दे आर बेसिस। और यहां पे वाटर बेस के जैसा भी बिहेव कर रहा और एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और क्लियर होगा। एग्जांपल सीखने से पहले मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी,
जो बेसिस है वो कौन होते हैं? तो एक सिंपल तरीके में और समझ सकते हो आप, जो निगेटिव स्पेसीज होते हैं ना वो बेसिस होते हैं। जो निगेटिव स्पेसीज होते हैं ना वो बेसिस होते हैं। आइए देखते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। देखिए, जो निगेटिव स्पेसीज होती है ना, निगेटिव स्पेसीज, दे आर बेसिस, दे एक्ट एज अ बेसिस। कैसे? देखिए, यहां ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा Cl माइनस, हाँ, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ना। अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो HCl बन जाएगा ना। तो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला निगेटिव स्पेसिस जो भी होंगे ना, दे आर H प्लस एक्सेप्टर और दे आर बेसिस। ये तो बोला उन्होंने ब्राउनस्टेड लॉ में। तो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, S माइनस, इसके अलावा आप और ले लो SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ठीक है। इसके अलावा और ले लो PO4 3 माइनस। ये होंगे नेगेटिव स्पेसिस। और लेना है और ले लो भाई, चलो ले लो लाइक HSO4 माइनस, HPO4 2 माइनस। इसके अलावा ले लो आप HPO4 2 माइनस, ठीक है। इसके अलावा यहां पे ले लो NO3 2 माइनस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दोज आर नेगेटिव स्पेसीज। और ये जो भी नेगेटिव स्पेसीज हैं, दे आर व्हाट? ब्राउनस्टेड-लोरी बेसिस। ब्राउनस्टेड-लोरी बेसिस। देखो ना, ये सब H प्लस एक्सेप्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे भाई। अगर ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो बन जाएगा HCl, ये करेगा तो HBr, ये करेगा तो HI, ये करेगा तो HS, ये करेगा तो H2SO4, क्योंकि दो है, दो H ऐड करेगा H2SO4। अगर एक करेगा तो HSO4, एक ही को जाने दो, एक H प्लस HSO4, ये HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, HCO3 माइनस, HPO4 2 माइनस, HNO3 माइनस, हाँ, ठीक है। सॉरी, NO3 यहां पे NO3 माइनस होगा, NO3 सिंगल माइनस, ठीक है। तो वो हो जाएगा HNO3। क्लियर है? अभी इस चीज को और समझाऊंगा। अभी मैं एक टर्म बताऊंगा आपको कंजुगेट बेसिस के बारे में, तो वहां पे और क्लियर होगा। कंजुगेट पेयर में इस चीज को और क्लियर करूंगा, थोड़ा सब्र रखिए। तो जो निगेटिव होंगे वो होंगे। इसके अलावा न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन है? न्यूट्रल में आते हैं हमारे लाइक ले लो ROH। हम जानते हैं यहाँ पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? या फिर ऐसे छोड़ दो, यहाँ पे हम जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, दे वी हैव एज अ बेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो वो है अमोनिया NH3। हम जानते हैं अमोनिया NH3, H, यहां पे क्या है? लोन पेयर, ठीक है। तो जिसके पास भी लोन पेयर रहेगा, दे आर बेसिस, ठीक है। जिसके पास भी लोन पेयर रहेगा, दे आर बेसिस। यहां तक क्लियर हुआ? अब एम्फोटेरिक की बात कर लेता हूं। एम्फोटेरिक, देखिए एम्फोटेरिक में एक एग्जांपल देख रहा हूं मैं। HCO3 माइनस। अगर ये HCO3 H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, ऐसा लिखते हैं। ये HCO3 एक्सेप्ट करता है H प्लस को। H प्लस को जब लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? H2CO3। तो अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, मतलब H प्लस एक्सेप्टर इज बेस, तो ये क्या है? बेस है। लेकिन अगर यही HCO3 माइनस H प्लस को लूज करे, माइनस बोला मतलब लूज कर, तो H प्लस को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा CO3 2 माइनस। हाँ, H प्लस को लूज किया तो CO3 2 माइनस। उम्मीद करता हूं आपको वैलेंसीज वगैरह मालूम होगी।
ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस चार्ज था, एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, जब हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एक माइनस चार्ज और आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 माइनस लिखा। खैर ये सब बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो HCO3 माइनस में जब एक H प्लस हमने निकाल दिया, इसको निकाल दो तो CO3 2 माइनस, तब ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड। मतलब यार ये जो कंपाउंड है ना HCO3 माइनस, ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है, बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। जो क्या दिखा है? एसिड भी दिखा है और बेस भी दिखा है, ठीक है। एम्फोटेरिक, या हम इसको एम्फीप्रोटिक भी बोलते हैं। एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक बोलो या एम्फोटेरिक बोलो, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे HSO4 माइनस। हाँ, यहां पे अगर ये HSO4 माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्टर, तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो बेस हो जाएगा। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो फिर से H2SO4। हाँ, अगर यही HSO4 माइनस H प्लस को लूज करेगा, H प्लस को लूज करेगा, तभी हो जाएगा SO4 2 माइनस, जैसे ऊपर था। तो बेटा ये जो हमारा है ये कंपाउंड, वो कैसे बिहेव कर रहा? एम्फोटेरिक, मतलब दे बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। जो यहाँ पे H2 के केस में था, ये भी एसिड और बेस के बिहेव में। तो ये बात थी एम्फोटेरिक, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज करता हूं और एक टर्म समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा। वही अपना फेवरेट एग्जांपल CH3COH प्लस H2O, ठीक है। क्या मिलेगा? CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। अभी यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा CH3COOH है, ये क्या कर रहा है? ये CH3COO माइनस बना रहा है। तो जब CH3COH CH3CO माइनस बना रहा, मतलब क्या कर रहा? H प्लस डोनेट कर रहा है। वेरी गुड। H प्लस क्या कर रहा है? लूज कर रहा। H प्लस क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा। सो ये H प्लस डोनर है। H प्लस डोनर है, अगर है तो क्या बोलते हैं हम उसको? एसिड बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसी का रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूं। CH3COO माइनस CH3COOH। अब ये CH3CO माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस को जब एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर। और प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। वेरी गुड। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। बहुत सिंपल है, समझो। प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। अब ये क्या हो गया बेटा? बेस हो गया, ठीक है। तो ये जब डोनेट कर रहा है तो एसिड, और एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। अब इस चीज को मैं एक साथ लिख देता हूं, CH3COOH CH3COO माइनस। अब यहां पे समझिए, बहुत इजी है, समझिए यहां पे। तो यहां पे आएगा हमारा ये, अगर मैं इसको लूज कर दूं तो ये बना देगा। और अगर इस डायरेक्शन में क्या होगा? इस डायरेक्शन में अगर मैं गेन कर लूं इस चीज को, H प्लस को गेन कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं, तो ये चीज आ जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब समझिए, यहां पे जो हमने, मतलब ये जो हमारा है CH3COH, यहां पे एसिड जैसा बिहेव कर रहा और यहां पे बेस जैसा बिहेव कर रहा। इस रिएक्शन में यहां पे ये एसिड जैसा बिहेव कर रहा और यहां पे ये बेस जैसा बिहेव कर रहा। नॉर्मली हम जानते हैं बेटा कि इसने क्या किया? दिया। हाँ, इसने क्या किया? दिया। ऊपर की चीजों को थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। अभी समझो कि यहां पे क्या हुआ? ये जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहां पे इस कंपाउंड में, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या किया बेटा? H प्लस को डोनेट कर दिया। इस कंपाउंड ने यहां पे आके H प्लस को, या मैं एरो क्या करता हूं, यहां पे बनाता हूं,
इस कंपाउंड ने यहां पे आके H प्लस को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एसिड हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और हमारा जो ये कंपाउंड है बेटा, दिस वन H2O, इसने क्या किया, इसने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, H प्लस एक्सेप्टेड। जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बोलते हैं, उसको बेस बोल देते हैं। ये हमारा हो गया बेस। हाँ, अब समझो काम के बाद जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने इतना सारा लिखा है, ध्यान दो बेटा, बहुत इजी है। अभी ये जो हमारा CH3COOH है, अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में, मतलब यहां से यहां आऊं, रिवर्सिबल, मैं रिएक्शन को रिवर्स ले रहा हूं, मतलब यहां से यहां है, तो क्या किया इसने, क्या किया, डोनेट किया, यहां से यहां पे H प्लस एक्सेप्ट किया बेटा, डोनेट नहीं, क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया। तो H प्लस को अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्टर है ये, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, बेस। तो बेटा हम इसको बेस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे इसको, कंजुगेट बेस। बहुत सिंपल है, कंजुगेट बेस, डोंट वरी, मैं और समझाऊंगा उसको। कंजुगेट बेस, इसका ये कंजुगेट बेस है। कंजुगेट का मतलब समझो रेसिप्रोकल। अगर इंग्लिश में इसका देखा जाए मीनिंग, कंजुगेट का मीनिंग, तो कंजुगेट का मतलब रेसिप्रोकल, मतलब अपोजिट। इसका ये कंजुगेट बेस है, इसका ये अपोजिट बेस है, इसका ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। उसी तरह यहां पे देख लेते हैं इस टर्म का, इसको ना थोड़ा सा मैं नीचे का इरेज कर रहा हूं, ये पॉइंट को मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं। अभी देखिए, अब ये जो H2O, अब यहां से बात करता हूं मैं, एरो को बस ऑपोजिट कर देता हूं, यहां पे एरो दिखा रहा हूं मैं। अब देखो ये H3O प्लस क्या कर रहा, एक H को डोनेट कर रहा, देखो ना 3 था 2 हो गया, एक को डोनेट कर दिया उसने, H प्लस डोनर जैसा बिहेव कर रहा। कौन कर रहा, ये कर रहा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, H प्लस डोनेट एसिड। बट कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। वेरी गुड, कॉन्जुगेट एसिड। कौन सा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो उसको ऐसे लिखेंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ये इसका कॉन्जुगेट बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। बहुत सिंपल है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए। अभी इसको फिर से ब्रेक करता हूं, जैसे अभी मैंने ब्रेक किया, इसको फिर से ब्रेक कर रहा हूं मैं, फिर से ब्रेक कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, जो मेरा CH3COOH था वो बनाया CH3COO माइनस, उसने क्या बनाया, CH3COO माइनस। जब ये हमारा CH3OOH इस डायरेक्शन में, मैं क्या कर रहा हूं, उसको ब्लैक से बना रहा हूं, ये जो डायरेक्शन है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, H प्लस को डोनेट कर दिया, H प्लस को डोनेट कर दिया, तो बेटा ये हो गया हमारा एसिड। जो रेड पेन से रिवर्स डायरेक्शन में CH3CO माइनस था, अब यहां आके उसने रिवर्स में क्या कर लिया, H प्लस को बेटा एक्सेप्ट कर लिया, है कि नहीं। यहां पे आके H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया, ये कंजुगेट बेस। बेस नहीं बोल के क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कितना इजी है, कंजुगेट बेस। उसी तरह H2O का ले लेता हूं, चलो फटाफट H2O का भी ले लेते हैं सर। H2O ने क्या किया, H2O ने H3O प्लस बनाया। अगर ये डायरेक्शन फॉरवर्ड, फिर से क्या कर देते हैं हम, फॉरवर्ड के लिए ब्लैक कलर कर देते हैं, फॉरवर्ड के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं बच्चों। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये H प्लस को एक्सेप्ट किया, देखो ना 2 था, यहाँ पे 3 हो गया बेटा, एक H प्लस बढ़ गया ना, तो H प्लस एक्सेप्टर, मतलब क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया, मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया बेटा। और इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो 3 से 2 हो गया, मतलब डोनेट कर दिया, देखो ना रेड लाइन, यहां से यहां आने में डोनेट कर दिया, है ना। तो डोनेट जब कर दिया तो वो क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। वेरी गुड, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे हम, सिर्फ एसिड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या नाम है उसका, हाँ भाई
कितना सिंपल था, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बच्चे बोलते रहते सर ये कॉन्जुगेट एसिड नहीं समझ में आता, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होगा, कुछ है इसमें, कितना सिंपल है, इजी लो सबको आप, इजी जाएगा, टफ लोगे टफ जाएगा, है कि नहीं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहां ध्यान दो, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे एसिड हाँ कॉन्जुगेट बेस पेयर। क्या बोलेंगे भाई, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। वेरी गुड, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। और इस वाले को क्या बोलेंगे, बेस कॉन्जुगेट एसिड। यस, समझ गया बेटा, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। क्लियर है, यस सर। ये था हमारा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, क्योंकि क्या है आपके टेक्स्ट बुक में बार बार कॉन्जुगेट टर्म आएगा तो हो सकता है कुछ तकलीफ हो जाए, तो मैंने कोशिश की कि आपको उस तकलीफ को दूर कर दिया जाए, है ना। बहुत सिंपल वैसे बता रहा हूं बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, प्यारा सा अच्छा सा। HCl प्लस NH3 क्या बनाएगा बेटा, NH4 प्लस Cl माइनस। हाँ ठीक है, ये साइन दे देना भाई, इतनी तकलीफ हो जाएगी, है ना। अभी HCl ने क्या किया सर, डोनेट किया, क्या H प्लस डोनेट किया, मतलब ये H प्लस डोनर, मतलब एसिड। लिख दी भाई, समझदार हो गए, एसिड एसिड एसिड। NH3 ने क्या किया, NH3 ने क्या किया, देखो ना भाई, एक्सेप्ट कर लिया, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। हाँ, अगर मैं यू जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा एसिड, है कि नहीं भाई। और अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा बेस। या क्या मतलब, बेस वाले को थोड़ा ऊपर बना देता हूं, बेस। फिर से अगर यही चीज, मतलब ये Cl, अगर यहां पे एरो दिखा दूं मैं और ये कुछ ऐसा हो, मतलब Cl के पास क्या हो गया, अभी H एक्सेप्ट हो गया, Cl ने H को एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, कॉन्जुगेट बेस। वेरी गुड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और यहां पे बस एरो को अपोजिट कर दूं, तो यहां पे क्या किया, H4 ने डोनेट किया, देखो ना 4 से 3 हो गया, डोनेट क्या मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। वेरी गुड, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ब्रेक करने की जरूरत नहीं, समझ गए रहोगे, बहुत ब्रेक किया। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देता हूं, वीडियो को पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। HCO3 माइनस, और ले लो भाई, HS माइनस, HS2 माइनस ले लो। ठीक है, HCO3 माइनस और HS2 माइनस। ट्राई करो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाने का, इसका आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाने का ट्राई करो। किया, ओह सॉरी, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, अभी देखो, अगर नहीं किया तो पहले एक चीज समझ जाओ बेटा समझ जाओ, जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे ना, जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे ना, कॉन्जुगेट एसिड, वो क्या करेंगे, वो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, और जो कॉन्जुगेट बेस होंगे ना, जो कॉन्जुगेट बेस होंगे ना, वो क्या करेंगे, H प्लस को डोनेट करेंगे। वेरी गुड, डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। ये ऐड कर लेगा, ये रिमूव कर देगा, ये ऐड कर लेगा, ये रिमूव कर देगा, किसको, मुझे नहीं, H प्लस को, है कि नहीं H प्लस को।
तो यहां देखो कॉन्जुगेट एसिड H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो मुझे अगर इसको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, H प्लस को एक्सेप्ट करवाऊंगा ना। अगर H प्लस को ये एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3। ये क्या हो गया जल्दी बताओ, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या करेगा बेटा जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। वेरी गुड, H2S। H2S, क्या बात है, H2S H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, बन गया कॉन्जुगेट एसिड। चलिए 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 इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे मतलब क्या, H प्लस को निकालना रहेगा, इस तरफ आ जाते हैं, निकालना रहेगा, निकालते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा, S2 माइनस। ये दी दोज आर कॉन्जुगेट बेसिस। इजी, यस सर। इजी। चलो इसको इरेज कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, एसिड एंड बेस थ्योरी। ठीक है भाई, क्या नाम है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। साइंटिस्ट का पूरा नाम था जी.एन. लुईस। 1933 में इन्होंने थ्योरी दी थी, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। इन्होंने क्या बोला उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, लिमिटेशंस क्या आ गए थे, ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये बहुत मॉडर्न है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी में लिमिटेशंस क्या आ गए थे। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कुछ मॉलिक्यूल्स के, कुछ ऑक्साइड्स के एसिडिटी और बेसिसिटी को नहीं बताया, क्योंकि कुछ कंपाउंड थे जो H प्लस एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एसिड और बेसिस थे। क्या हो रहे थे, एक्सेप्ट या डोनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एसिड और बेसिस थे। एग्जाम्पल, CaO प्लस CO2, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें बेटा CaO जो है वो है हमारा बेसिक ऑक्साइड, और CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड। CaO इज बेसिक ऑक्साइड एंड CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। क्या H प्लस डोनेट हो रहा, एक्सेप्ट हो रहा, नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से इनकी थ्योरी में लिमिटेशंस आ गए। ठीक है, तब बाद में लुईस ने एक अलग ही मोड़ दे दिया, एक अलग ही रास्ता दे दिया एसिड बेस थ्योरी को, जो बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर है, लुईस थ्योरी। तो देखिए ये तो खैर था, लिमिटेशंस था बेटा, लिमिटेशंस था किसका, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी का, BL बाबू का, है ना। अब हम बात करते हैं लुईस का। लुईस ने क्या बोला बेटा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के टर्म में रखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे ना, वो क्या होंगे, वो होंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले होंगे बेस, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होंगे एसिड। याद रखिए, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले क्या होंगे, बेस, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले क्या होंगे, एसिड। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे वो बेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे। याद रखना। ठीक है, BF3 प्लस NH3। ठीक है, उस एग्जाम्पल्स को लेने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड। अभी वो जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉन्स्टेड लोरी में कि जो नेगेटिव स्पेसीज होगी, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, वो क्या होंगे, बेस होंगे। कौन सा, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि लुईस बेस कौन होंगे भाई। देखो वहां पे मैंने एसिड की बात नहीं की थी, हो सकता है कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आया हो कि फिर एसिड का कौन होगा, क्या पॉजिटिव स्पेसीज होगी। बेटा एसिड के लिखाने की जरूरत नहीं है, HCl,
H प्लस देता है, HCl, H2SO4, HNO3, H3O4, जितने भी एसिड ले लो, सब एसिड, इसलिए वहां पे उसके बारे में मैंने बात नहीं की। ठीक है, उसी तरह लुईस बेस। अब लुईस बेस की जो मैं अगर बात करूं तो वो कौन होंगे? बेस कौन होंगे? जो नेगेटिव चार्ज होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो बेस होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो बेस होंगे, और जिनमें लोन पेयर होगा वो बेस होंगे। नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल ले लो, Cl माइनस Br माइनस, जो थोड़ी देर पहले बताया था, Cl माइनस है कि ना, Cl माइनस Br माइनस, I माइनस, S माइनस, ले लो भाई जो भी नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, O2 माइनस, NO3 माइनस, हाँ जो भी ले लो, वेरी गुड, CO3 2 माइनस, ठीक है, सही है। जो भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो लुईस बेस होंगे। ये बात ब्रॉन्स्टेड ने भी बताया था, बस इन्होंने इलेक्ट्रॉन के टर्म में रखा। और लोन पेयर वाली बात जो है ना, वो भाई साहब ब्रॉन्स्टेड लोरिन ने बताई थी। तो देखो जो लोन पेयर होंगे ना वो, नहीं सॉरी, उन्होंने लोन पेयर वाली बात भी बताई थी ब्रॉन्स्टेड लोरिन ने। ठीक है, क्या था भाई? वही दो एग्जाम्पल, ऑक्सीजन NH3 प्यारा एग्जाम्पल, लोन पेयर रहता, और ROH है कि नहीं, लोन पेयर रहता। लेकिन इसमें बेटा एसिड कैसे होंगे, मतलब एसिड का क्या ख्याल है इसके बारे में? तो एसिड की अगर बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो न्यूट्रल होंगे वो क्या करेंगे? वो हमारे लुईस एसिड होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे और न्यूट्रल होंगे। आइए देखते हैं, दिख रहा है ना? हाँ। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो होंगे, जैसे एग्जांपल Ag प्लस, हाँ, इसके अलावा Mg2 प्लस, हाँ, H प्लस, H3O प्लस, Al3 प्लस, हाँ, Cu2 प्लस, हाँ, यस सर, Mg2 प्लस, हाँ, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो ले लो भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो होंगे। इसके अलावा मैंने क्या बोला? इसके अलावा मैंने क्या बोला? जो न्यूट्रल होगा, हाँ, न्यूट्रल, पॉजिटिव स्पीसीज का न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। हाँ भाई, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एग्जांपल ले लेता हूं, प्यारा सा एग्जांपल जो अभी लिया हमने, BF3 ले लो, चलो BF3 क्या होता है BF3 की केस में? ये हो गया B, ये हो गया F। यहां पे ना बेटा ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग लेसन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी मैं वीडियो सोच रहा हूं आपके लिए, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 ये खाली रह गया, तो क्या हुआ? NH3 जो था इसके पास लोन पेयर था, ये वैकेंट था, ये खाली था, इस वैकेंट में ये लोन पेयर ने इसको क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, है ना, डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो क्या होगा ना भाई, क्या होगा? एसिड होगा ना। देखो ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा। एसिड जो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से जो न्यूट्रल है, जैसे BF3, SnCl4, AlCl3, ये सब जो एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या है? न्यूट्रल होने के बावजूद भी क्या है? एसिड हैं। कौन से एसिड हैं? तो लुईस एसिड है। कौन से एसिड हैं? लुईस एसिड है। ठीक है, कौन सा एसिड है भाई? लुईस एसिड है। एग्जाम्पल लेना है तो ले लो एक और, AlCl3 ले लो भाई। कब से बच्चा ये बोल रहा था AlCl3। तो लुईस एसिड में बेटा क्या है? देखो, जो हमारा है BF3 प्लस AlCl3, सॉरी प्लस NH3। तो बेटा BF3 कैसे बिहेव कर रहा? एसिड। कौन सा एसिड? लुईस एसिड। और ये कैसा बिहेव कर रहा? लुईस बेस। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? क्योंकि इसका ऑर्बिटल जो है वो
खाली होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती, ये खाली होता, तो क्या होता हम जानते हैं, अमोनिया के पास लोन पावर इलेक्ट्रॉन होता, ये इसको डोनेट कर देता है, जो डोनेट जो करता है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, एसिड। तो सबसे अच्छी थ्योरी अभी तक की ये थी हमारी लुईस थ्योरी, जो काफी फेमस है और काफी चली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा लुईस थ्योरी। इरेज कर देता हूं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। H प्लस प्लस NH3, हम जानते हैं भाई H प्लस जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये बराबर H हो जाएगा, हाँ, और NH3 पे यहाँ पे 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा बोलो, दे दिया इसको H, इसी को तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रिक क्या है, खाली है, डिफिशिएंट है, ठीक है। जब डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ जगह होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो जैसे यहाँ पे देखा आपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था तो उसने यहाँ पे दे दिया, तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं है। Na प्लस पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस निगेटिव चार्ज, कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, है ना। तो कुछ जरूरी नहीं है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन देखो ना अक्सर जो इस केस में मतलब जहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है ना, वहां पे जो ऑर्बिटल उनकी खाली रहती है क्योंकि कंप्लीट नहीं होता ऑक्टेट, तो जो डोनेट करता है ना तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है ना, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। खैर अभी एक और एग्जांपल देख लो, BF3 प्लस F माइनस क्या होगा, BF3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बॉन्डिंग बन जाएगी, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से बॉन्डिंग बन गई। तो बताओ मुझे ये H प्लस क्या है, एसिड या बेस, जल्दी बताओ, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, जल्दी बताओ, BF3 क्या हो गया, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस। क्लियर हुआ? यस सर। चलो तो बेटा आज बस यहीं पे खत्म करते हैं, वरना क्या हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। जैसे आप वीडियो ऑन करते हो, 1 तास का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, ओ माय गॉड वेरी बिग लेक्चर, जाने दो, ठीक है। तो मैं प्लीज वीडियो पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि मैं JEE नीट लेवल से पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाए और आप JEE नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अगर आप सॉल्व करते टाइम कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में फटाफट इसको करो, आप, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बना के आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, ये बात याद रखना, ठीक है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा आपके लिए कि वीडियोस को छोटा छोटा ट्रिम, मतलब वहां पे आपको टाइमिंग का बता दूं, इतने टाइम पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया, इतने टाइम पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया, मतलब जिसको जो चाहिए रहेगा वो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको देख लो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।